प्रधानमंत्री बने। पहली बार बाबा साहेब अंबेडकर के बाद एक दलित समाज का व्यक्ति केंद्रीय कानून मंत्री बनता है, तो अब बनता है। अर्जुन राम मेघवाल जी कब बने हैं? इतना लंबा समय तक आपको कोई दलित समाज का व्यक्ति नहीं मिला था, कोई पिछड़ी जाति का व्यक्ति नहीं मिला था। हम पूछना चाहते हैं आपसे साथियों, हम लोगों का स्पष्ट मानना है कि ये जो षड्यंत्र आप कर रहे हैं, धार्मिक आधार पे आरक्षण का जो आप शिगुफा चला रहे हैं, ये किसी भी कीमत पे हम नहीं होने देंगे। बाबा साहेब अंबेडकर ने अपने लेटर ऑफ रेजिग्नेशन में, अपने इस्तीफे के पत्र में लिखा था, तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को चेतावनी देते हुए कहा था कि आपको मुसलमानों की चिंता है, आपको कुछ ज्यादा ही मुसलमानों की चिंता है, आपको दलितों की चिंता नहीं है। दलितों की चिंता करिए नेहरू जी। ये वही नेहरू जी है साथियों जो 1961 में चिट्ठी लिखते हैं प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को और कहते हैं कि आरक्षण नहीं होना चाहिए। ये वही नेहरूवियन माइंडसेट के लोग हैं, नेहरूवियन मानसिकता के लोग हैं, नेहरूवादी लोग हैं जो कहते थे यदि आरक्षण आता है तो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होता है, गुणवत्ता के साथ समझौता करना पड़ता है। ये कांग्रेस के सामंतवादी लोग आज आरक्षण और संविधान की बात करते हैं तो हमें हंसी आती है और गुस्सा भी आता है और खून भी खौलता है। मैं पुनः बोलता हूं, किस हैसियत से आप संविधान और आरक्षण की बात करते हैं, पूछना चाहते हैं आपसे। आज राजस्थान में उप मुख्यमंत्री किस जाति से आते हैं? प्रेमचंद बैरवा दलित समाज से आते हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उप मुख्यमंत्री किस जाति से आते हैं? जगदीश देवड़ा दलित समाज से आते हैं। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन है? डॉक्टर मोहन यादव किस जाति से आते हैं? पिछड़ा वर्ग से आते हैं। पूरे देश में साथियों आपको जान करके आश्चर्य होगा कि इस देश के इतिहास में राष्ट्रपति के पास पावर होता है राज्यसभा नॉमिनेशन करने का। आज तक ये जो बोल रहे हैं ना एक्सरे करने की बात, ये जो कह रहे हैं ना SC ST OBC की बात, आज तक इनके शासनकाल में किसी भी दलित समाज के व्यक्ति का नामांकन राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा नहीं हुआ था। पहली बार 2 वर्ष पहले पद्मश्री इलैया राजा जी को राज्यसभा भेजा जाता है। साथियों किस मुंह से यह बात करते हैं? मैंने अभी आपको नेहरू जी का उदाहरण दिया। राजीव गांधी जी 1990 में सदन के पटल पे कहते हैं मंडल कमीशन का विरोध करते हुए कि अगर मंडल कमीशन की सिफारिशों को आप लागू करोगे तो देश में गृह युद्ध हो जाएगा। यू आर पुशिंग द कंट्री ऑन द एज ऑफ कास्ट वॉर्स। तो बाबा साहेब का अपमान, बाबू जगजीवन राम का अपमान, नेहरू जी का आरक्षण विरोध, राजीव गांधी जी का आरक्षण विरोध, मनमोहन सिंह जी का यह कहना कि देश के संसाधनों पर पहला हक देश के मुसलमानों का है। यह स्क्रिप्ट है साथियों, ये फ्लो चार्ट है, ये स्टेप बाय स्टेप है कि किस प्रकार ये हकमारी करना चाहते हैं। लेकिन जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जब तक श्री नरेंद्र मोदी जी जीवित हैं, उन्होंने कहा है कि मैं अपने SC ST OBC भाइयों और बहनों के आरक्षण को समाप्त नहीं होने दूंगा, इसमें मुसलमानों को हकमारी का हिस्सेदार में नहीं होने दूंगा। साथियों संवेदनशीलता अब आई है, पहले कितने लोग थे? आज केंद्रीय मंत्रिपरिषद हो। बिहार में आप देखिए, बिहार में अति पिछड़ी जाति से राज्यसभा में जाने का मौका कब मिलता है लोगों को? तो अब मिलता है। धानुक समाज से शंभू शरण जी कब जाते हैं? तो अब जाते हैं। हर जाति का प्रतिनिधित्व हो, हर जाति को सम्मान मिले। जब प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, यह मात्र नारा नहीं है, हम सबके लिए प्रतिबद्धता है। साथियों आप आरक्षण की बात करते हो, नीट में आरक्षण कब से मिलना प्राप्त हुआ है? मैं पूछना चाहता हूं आपसे। ऑल इंडिया कोटा तब कब से मिला है? साथियों इनकी ये जो कॉन्स्पिरेसी है, इनके जो षड्यंत्र है, उसका एक उदाहरण मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं। 2011 तक जामिया मिलिया विश्वविद्यालय जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है, वहां पे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग को आरक्षण मिलता था एडमिशन में और रिक्रूटमेंट में। लेकिन 2011 में इस षड्यंत्र की पृष्ठभूमि देखो आप कि जामिया मिलिया हो, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय हो, उसको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का टैग देकर के पिछड़े वर्ग के आरक्षण को समाप्त किया गया। तो जामिया मिलिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ये डिजाइन के तहत, योजना के तहत, स्ट्रैटेजी के तहत हकमारी का प्रयास कर रहे हैं, जिसको हमें किसी भी कीमत पे कामयाब नहीं होने देना है। साथियों हम पुनः बोलना चाहते हैं
कि राहुल गांधी जी की यदि मंशा होती, कांग्रेस पार्टी की यदि मंशा होती, तो उनके व्यवहार में दिखता। इस वर्ष की शुरुआत में बिहार के जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न का सम्मान मिला, सर्वोच्च सम्मान मिला, अति पिछड़ी जाति को सम्मान मिला। पहले संभव था क्या? मैं पुनः आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं और आगाह करना चाहता हूं, ये जो खतरनाक खेल आप लोग खेल रहे हैं, ये संविधान और आरक्षण को ढाल बना करके कॉन्स्टिट्यूशन, रिजर्वेशन और सोशल जस्टिस को शील्ड बना करके जो परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की पराकाष्ठा का उदाहरण दे रहे हैं, यह बहुत दिनों तक चलने वाला नहीं है। आज आदिवासी की बेटी संविधान के सर्वोच्च स्थान पर बैठेगी। अति पिछड़ी जाति में जन्म लिया व्यक्ति, सामान्य परिवार में जन्म लिया व्यक्ति देश का सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री बनेगा। बाबा साहेब अंबेडकर के बाद पहली बार दलित समाज से आने वाला व्यक्ति कानून मंत्री बनेगा। राष्ट्रपति भी अपने नामांकन में दलित समाज की व्यक्ति को राज्यसभा भेजेंगे। पार्टियों में पद्म सम्मान हो, भारत रत्न हो, 2016 के पहले कैसे मिलता था? जो उनकी परिक्रमा करता था, जो कांग्रेस पार्टी के नेताओं की परिक्रमा करे, 10 जनपद की परिक्रमा करे। लेकिन 2016 के बाद प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि कोई भी आम व्यक्ति अप्लाई करके पद्मश्री ले सकता है। तो यह सावधान रहना है साथियों, हर सत्ता के संस्थानों में कांग्रेस पार्टी के लोग आज भी इसी मानसिकता से ग्रसित हैं। कहते हैं फ्री का भोजन दे दिया आपने, एहसान किया आपने, एहसान किया राष्ट्र। मोदी जी ने अपनी टांग अड़ा दी है और ये टांग देश के गरीबों के पराक्रम से उज्ज्वलित हुई है। मैं बताना चाहता हूं कि आप चाहे जितना हथकंडा अपनाइए, लेकिन संविधान हमारे लिए एक पवित्रता का विषय है, हमारी आस्था का केंद्र है। संविधान दिवस 26 नवंबर को कब मनाना शुरुआत हुआ? अब हुआ। बाबा साहेब अंबेडकर के जन्मदिन पे राष्ट्रीय अवकाश कब घोषित हुआ? तो अब हुआ। बाबा साहेब से जुड़े स्थानों को पंचतीर्थ घोषित कब किया? तो अब किया गया। तो साथियों, सावधान रहना है। आपके माध्यम से मैं आग्रह करता हूं देश की जनता से कि इनके इस भ्रम में ये भ्रमित करेंगे, संविधान के नाम पे ठगेंगे, आरक्षण के नाम पे ठगेंगे, लेकिन मजबूती से हमें काम के आधार पे मूल्यांकन करना है। कौन परिवार की बात करता है, कौन पराक्रम की बात करता है। इसलिए साथियों, मुझे लगता है आज स्थिति स्पष्ट है। 2 फेज के चुनाव के बाद ये लोग बरगला गए हैं, हड़बड़ा गए हैं, कुछ भी अनाप शनाप बोल रहे हैं, कोई तर्क नहीं है, कोई तथ्य नहीं है। तेजस्वी यादव हो, राहुल गांधी हो, मेरे पार्टी का कोई भी दलित पिछड़ा समाज का नेता उनसे सार्वजनिक मंच पे डिबेट करने को तैयार है। अगर आपकी हिम्मत है तो आइए सामने, आपने काम किया है तो आइए सामने, लेकिन देश की जनता को भ्रमित करना, फॉर ग्रांटेड लेना बंद करिए। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। यस प्लीज ये है जी। मीसा भारती का एक बयान आया है, वो कह रही है लगातार कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता सिर्फ और सिर्फ संविधान की बात करेंगे, मंगलसूत्र की बात करेंगे, लेकिन कभी महंगाई और बेरोजगारी की बात नहीं करेंगे। मैं बोलना चाहता हूं मीसा जी से, मीसा जी आप यूपीए में थी, यूपीए के 10 साल का एवरेज इन्फ्लेशन रेट कितना था, एवरेज महंगाई दर कितना था, आप नहीं बता पाइएगा। देखिए मीसा जी पे टिप्पणी करके हम लोग समय की बर्बादी क्यों करें। एवरेज इन्फ्लेशन रेट हो, एवरेज अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो, मैं तथ्यों के आधार पर बात करता हूं। आइए तथ्यों के आधार पर बात करें। एवरेज इन्फ्लेशन रेट, एवरेज अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपके समय में कितना था, आज कितना है? 3% से अंतर हुआ है। आज बेरोजगारी और महंगाई आपके ज़माने से बहुत कम हुई है। 11वीं, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, अटल जी जब सरकार छोड़ के गए थे ना, तो 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम थे। 2014 में जब ये लोग आए तब भी हम 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थे। अब कितने हैं? 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, 50 करोड़ से अधिक बैंक के खाता हैं। तो ये बोलने की बात होती है, तथ्य तर्क में दम नहीं होता है, बोलने के लिए बोलते हैं। यस प्लीज। जंगल राज का स्लोगन से आप लोग कितने सालों तक राजनीति करेंगे? दूसरा, परिवारवाद जो कर रहे हैं, जदयू में भी हुआ है और ये चिराग पासवान ने भी अपने परिवार में ही दिए, अशोक चौधरी अपनी बेटी को दी, तो ये भी तो परिवार वाला पार्टी होगी ना। देखिए ऐसा है कि परिवारवाद की बहस निश्चित रूप से निष्पक्ष होनी चाहिए। मैं आपसे आग्रह करता हूं, हमारी पार्टी भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी 1952 से हम लोग हैं
1952 से लेकर के 2024 तक कोई भी पिता पुत्र हमारे यहाँ अध्यक्ष हुआ है क्या? बिहार का उदाहरण लीजिए, कोई पिता पुत्र अध्यक्ष हुआ है क्या? कोई पिता पुत्र मुख्यमंत्री हुआ है क्या? मैं पूछना चाहता हूं आपसे। देखिए, परिवारवाद का अर्थ क्या है कि एक परिवार के अंदर पार्टी रहेगी। हमारे यहाँ पूरा पार्टी हमारा परिवार है। दूसरा विषय आपने जंगल राज का उठाया, लॉ एंड ऑर्डर एक प्रमुख मुद्दा है। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर या जंगल राज का माहौल कैसे बनता है? जब अपराधी किस्म के लोग सत्ता में आते हैं तो अपराधियों को संरक्षण प्राप्त होता है, और यह संरक्षण नहीं प्राप्त होना चाहिए। निश्चित रूप से लॉ एंड ऑर्डर में जो कड़ा से कड़े कार्रवाई करने की आवश्यकता होगी हम करेंगे, और लॉ एंड ऑर्डर एक मुद्दा है और इस मुद्दे पे हम उनके कुरीतियों को स्मरण कराते रहेंगे। एक लाख सर, कल का खाने जो भी चीनी मिल के जो मेन मुद्दा बना हुआ है, ये भी वो आज तक 10 साल का जो रहा काजकाज, इसमें एक भी चीनी मिल का जीर्णोद्धार नहीं हुआ, न उसका नाम लिया जाता है। इसका कारण क्या है? नहीं, देखिए भाई साहब, कल कारखाने आज फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में पेप्सिको की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, आज इथेनॉल की बात हो, हम धीरे धीरे प्रगति कर रहे हैं। एक दिन में नहीं होगा, लेकिन प्रगतिशीलता धीरे धीरे जारी है। कल कारखाने भी खुलेंगे, सरकारी नौकरियां भी होंगी और स्वरोजगार का भी प्रयास होगा। पहले सड़कों का जाल बिछा था क्या? इंफ्रास्ट्रक्चर था क्या? समय लगता है, लेकिन निश्चित रूप से विकसित भारत के लिए विकसित बिहार, ये हम लोगों का कमिटमेंट है, हम लोगों की निष्ठा, और उसको पूरा करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। वैसे तो विहार करने वाले होते हैं, लेकिन जब यहाँ अवसर होंगे, जब यहाँ हम सृजन करेंगे अवसरों को, इंफ्रा आएगा, इंडस्ट्री आएगा, और जैसा कि मैंने कहा कि विकसित बिहार बुनियादी आवश्यकता है, एक प्री कंडीशन है विकसित भारत के लिए। तो विकसित भारत हमारा लक्ष्य है, और विकसित भारत का लक्ष्य विकसित बिहार के बिना पूर्ण नहीं होगा। एक रोड मैप है, और उस रोड मैप के माध्यम से हम सशक्त करेंगे लोगों को। थैंक यू। धन्यवाद सर। आइए सर।